हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 12वीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं। हमने इसकी शुरुआत पिछली क्लास में ही की थी। आज देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक हैं, इनके किन किन भागों को हम किन किन नामों से जानते हैं। सबसे पहले धातु संकुल आयन। सबसे पहला नाम क्या? धातु संकुल आयन। धातु संकुल आयन। धातु संकुल आयन जो हमारे पास संकुल है उसका कुछ क्षेत्र जो होता है वह धातु संकुल आयन कहलाता है। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक संकुल है जिसका उदाहरण K4 बड़ा कोष्टक शुरू FeCN6। ध्यान से देखिए K4Fe। आप भी दूर आते जाइए, अपने मेरे साथ साथ माइक को बंद करके रखिए। आप भी दूर आते जाइए। K4FeCN6। ओके, यह एक संकुल है। यह एक संकुल है यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक है। तो इसका हम देखेंगे धातु संकुल आयन। क्या देखेंगे इसका? धातु संकुल आयन। इसके धातु संकुल आयन की बात करें तो इसको इस तरीके की, ये जो बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक के अंदर उपस्थित जो FeCN6 बड़ा कोष्टक बंद, ठीक। ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम के पास एक धनायन होता है यानी कि एक धनायन बनाता है, जबकि इसके पास 4 धनायन होंगे क्योंकि पोटेशियम की संख्या 4 है। तो इसको बराबर करने के लिए इतना ही आवेश इसके पास होगा, अर्थात इसके ऊपर कितने माइनस होंगे? 4 माइनस। तो ये जो दिख रहा है बड़ा कोष्टक के अंदर में बना हुआ एक आयन, बड़ा कोष्टक को लेकर जो बना हुआ आयन है उसे हम धातु संकुल आयन कहते हैं। ओके, ऐसे ही देखते हैं किसी दूसरे किसी धातु किसी यौगिक का, सॉरी संकुल का। तो ये है Cr छोटा कोष्टक शुरू, Cr छोटा कोष्टक शुरू NH यानी कि अमोनिया, ये 6 हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसका नाम जो है हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इनका नामकरण हम आगे देखेंगे। इसका नाम है हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसके अगर हम धातु संकुल आयन की बात करें तो अब देखिए बड़ा कोष्टक के बाहर में जो है वह क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या करता है? कैसा आयन बनाता है? ऋणायन बनाता है। तो एक क्लोरीन के पास जब एक ऋणायन है तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है। 3 क्लोरीन के पास कितने ऋणायन होंगे? 3 ऋणायन होंगे। ये 3 ऋणायन होंगे अर्थात ये बाहर में ऋणात्मक आवेश बनाएगा, आयन बनाएगा, और जो धातु संकुल है ये यहाँ पे धनात्मक बनाएंगे, अर्थात या जितने यहाँ पर ऋणात्मक हैं उतने ही इस बड़ा कोष्टक के बाहर में धनात्मक आयन होंगे। ऊपर लिखेंगे। अब लिख के देखते हैं। ये बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक में Cr, इसके बाद हेक्साएमीन, हेक्साएमीन बड़ा कोष्टक बंद, और यहाँ पर 3 पॉजिटिव आयन्स। ओके, तो ये जो है इसका धातु संकुल आयन है। इसी प्रकार हम और भी दूसरे संकुलों का धातु संकुल आयन लिख सकते हैं। एक उदाहरण मैं और लेके चलता हूं। पोटेशियम हेक्सासाइनो निकिल के लिए अगर लिखें K2 बड़ा कोष्टक शुरू NiCN6। ओके, यह एक उप सहसंयोजक यौगिक है। अगर हम इसकी धातु संकुल आयन की बात करें तो ये धातु संकुल आयन आप देखेंगे पोटेशियम है। पोटेशियम कैसा आयन बनाता है? धनात्मक आयन। एक पोटेशियम के पास एक धनात्मक आयन बना सकता है। आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित रहता है उसको निकाल के, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम है, अर्थात यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन्स होंगे। जब यहाँ पे 2 धनात्मक आयन होंगे तो इतने ही ऋणात्मक आयन इसके ऊपर आएगा।
तो अपन जब धातु संकुल आयन बनाएंगे तो इसका धातु संकुल आयन ऋणात्मक होगा और ये हो जाएगा Ni निकिल, छोटा कोष्टक शुरू, साइनाइड और 6 और यहाँ पर 2 माइनस आयन। तो इस तरीके से हम किसी संकुल से उसके धातु आयन को अलग से लिख सकते हैं या बना सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, जब बड़ा कोष्टक के ऊपर में कोई आयन आ जाता है, लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु संकुल आयन। ओके, अब देखते हैं आगे केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु आगे देखेंगे किसी संकुल का केंद्रीय परमाणु क्या होता है। केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु जो होता है वह एक धातु होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को दान करने वाला होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को दूसरे किसी स्पीशीज को दे देता है। किस स्पीशीज को देता है ये आगे पढ़ेंगे जब उसकी बारी आएगी। तो हम केंद्रीय परमाणु की बात करें, धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु की बात करें तो यहां पर पहला जो उदाहरण था हमारे पास K4FeCN6। यहां पर जो Fe है यह केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है ये, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये Fe यहां पर किस अवस्था में रहेगा, यहां पर Fe2+ के रूप में रहेगा। जब Fe से Fe2+ बनता है तो हम इसे केंद्रीय परमाणु आयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु आयन, केंद्रीय परमाणु आयन। ध्यान से सुनते जाइए, देखते जाइए। ये उपसहसंयोजक यौगिक है जिसे हम संकुल कहते हैं। इस संकुल में जो इलेक्ट्रॉन दान करने वाला होता है, जो धातु होता है, उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु आयरन है। ये आयरन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Fe2+ में के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहता है। तब इसे हम क्या कहेंगे, केंद्रीय परमाणु आयन या फिर केंद्रीय धातु परमाणु आयन। धातु भी जोड़ दो चलेगा, केंद्रीय धातु परमाणु आयन। ओके, इसी तरीके से हम बात करें अगले उदाहरण पर, जिसमें हमारे पास जो संकुल है वह है बड़ा कोष्टक शुरू, निकिल Cn2 हाइड्रोक्साइड, ओके, 4 हाइड्रोक्साइड, बड़ा कोष्टक बंद। अब इसमें देखेंगे यहां पर जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा वह होगा निकिल। क्या होगा, निकिल। केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा निकिल होगा। निकिल क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा। तो निकिल किस रूप में आ जाएगा, Nikil2+ के रूप में। किस रूप में, Nikil2+ के रूप में। और ये जो Nikil2+ के रूप में आता है यह केंद्रीय धातु परमाणु आयन है। ठीक, निकिल एक केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है। वह आयन में जब बदल जाता है तो केंद्रीय धातु परमाणु आयन कहलाता है। ओके, तो आप समझ सकते हैं यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु आयन आयरन, यहां पर केंद्रीय धातु जो है क्रोमियम, यहां पर केंद्रीय धातु निकिल, यहां पर भी निकिल। इस तरीके से हम किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु और केंद्रीय धातु परमाणु के आयन को आसानी से पहचान सकते हैं। एक ठीक इस तरीके से। और देखते हैं आगे उपसहसंयोजन क्षेत्र। तीसरा पॉइंट है हमारे लिए उपसहसंयोजन क्षेत्र। क्या, उपसहसंयोजन क्षेत्र। उपसहसंयोजन क्षेत्र, उपसहसंयोजन क्षेत्र। जो उपसहसंयोजन क्षेत्र होता है, उपसहसंयोजक यौगिक में जो
बड़ा कोष्टक के अंदर जितने भी उपस्थित होते हैं उन्हें हम उप सहसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। ओके, देख लीजिए कैसे। हमारे पास एक उप सहसंयोजक यौगिक है K4FeCN6। ओके, तो आप देख रहे हैं यहां से बड़ा कोष्टक शुरू हुआ है और यहां खत्म हुआ है। तो इस बड़े कोष्टक के अंदर में जितने भी तत्व आए हैं, ठीक, इस बड़े कोष्टक के अंदर में जितने भी तत्व आए हैं या जितने भी समूह आए हैं, जितने भी स्पीसीज आए हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, बड़ा कोष्टक के अंदर वालों को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन क्षेत्र। तो इसका उप सहसंयोजन क्षेत्र क्या हो जाएगा, Fe बड़ा कोष्टक शुरू Fe, ओके, बड़ा कोष्टक शुरू Fe, छोटा कोष्टक शुरू CN6 और बड़ा कोष्टक बंद। ठीक, यह सारा का सारा उप सहसंयोजन क्षेत्र है। अब जब इसको मैं अलग कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आयन। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे दर्शा दे रहा हूं। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, उप सहसंयोजन क्षेत्र। बड़ा कोष्टक में जितने भी स्पीसीज आते हैं वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, उप सहसंयोजन क्षेत्र कहलाता है। ओके, इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं ये उप सहसंयोजन क्षेत्र होंगे। और ऐसे ही बात करें हम किसी दूसरे की तो लिख लेते हैं अपन K2CN सॉरी NiCl CN6। तो यहां पर जो उप सहसंयोजन क्षेत्र होगा यह बड़ा कोष्टक से लेकर इस बड़े कोष्टक के बीच में आने वाले होंगे। अर्थात इसका उप सहसंयोजन क्षेत्र क्या होगा, इसका उप सहसंयोजन क्षेत्र हो जाएगा NiCN6 2 माइनस। ओके, ये उसका उप सहसंयोजन क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक, उप सहसंयोजन क्षेत्र स्क्रीनशॉट लेके रखिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। हो गया, ले लिए होंगे। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब आगे देखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लिगेंड। संकुलों में जो अगला स्पीसीज है वह है लिगेंड। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वह किसी दूसरे स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो दान की गई केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा दान की गई इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु आयन से केंद्रीय धातु परमाणु से जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वह है लिगेंड। लिगेंड कहलाता है। ओके, लिगेंड इलेक्ट्रॉनों के को जो है ग्रहण करने की क्षमता रखता है। जनरली ये पेयर्ड में होते हैं, लोन पेयर के रूप में आते हैं, वो ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ओके, चलिए देखते हैं किसी संकुल में या किसी उप सहसंयोजक यौगिक में ओके कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो लिगेंड हैं। हम बात कर लेते हैं एक यौगिक की जिसमें Fe बड़ा कोष्टक शुरू FeCl6। इस संकुल में ये जो दिख रहा है Cn, इसे हम साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनाइड। ये साइनाइड जो है लिगेंड है। यहां होता क्या है, ये आयरन जो है, आयरन के पास जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को ये साइनाइड ग्रहण कर लेता है। ओके, साइनाइड ग्रहण कर लेता है और ऋणात्मक आयन बनाता है।
ठीक, ओके। जो लिगेंड है वह केंद्रीय धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लियर? तो ये जो कोष्टक के अंदर, बड़ा कोष्टक के अंदर एक फिर से छोटा कोष्टक जो होता है, उस छोटा कोष्टक में जो भी स्पीसीज उपस्थित रहता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड क्या करता है? लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ओके, जब हम लिगेंड को पढ़ेंगे तब विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम लोग जान लिए रहते हैं कि लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। किससे? केंद्रीय धातु परमाणु से। आइए कुछ लिगेंडों के मैं उदाहरण बता देता हूं। ठीक, ये जो होते हैं बिंदु आवेश वाले होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, अर्थात इनके पास कोई ना कोई आवेश उपस्थित होगा। ठीक, और आगे हम देखेंगे उदासीन भी कुछ होते हैं। तो इसके कुछ उदाहरणों की बात करूं तो ये जैसे सीएन है, सीएन को अपन क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनाइड। वैसे ही अगर हमारे पास कोई लिगेंड हो Br1- तो इसे हम कहते हैं ब्रोमाइड। क्या कहेंगे? ब्रोमाइड। ओके, ठीक, या फिर इसको यहीं पे अपन ब्रोमो। इसी तरीके से हम कर सकते हैं C- भी एक लिगेंड होगा, OH- भी एक लिगेंड होगा, O2- भी एक लिगेंड होगा। ओके, देखो इसके मैंने कहा था बिंदु आवेश, इनके पास कोई ना कोई आवेश उपस्थित होगा। कार्बोनेट CO3 भी एक लिगेंड है। ठीक, NO2 ये भी एक लिगेंड है। फिर C2O4 यह भी एक लिगेंड है। ठीक, H2O यह भी एक लिगेंड है। NH3 यह भी एक लिगेंड है। CO यह भी एक लिगेंड है। NH2 यह भी एक लिगेंड है। CH2 यह भी एक लिगेंड है तथा CH2NH यह भी एक लिगेंड है। तो अभी हमने जितने चीजें भी देखी, इन सब के ऊपर में कुछ ना कुछ आवेश रहता है और कुछ उदासीन होते हैं। अब हम जब लिगेंडों को वर्गीकरण करेंगे तब देखेंगे, इन लिगेंडों का वर्गीकरण करेंगे कौन किस तरीके से होता है। ठीक, चलिए पहला देखते हैं लिगेंडों में एक दंती, द्विदंती, बहुदंती। ठीक, लिगेंडों का वर्गीकरण जब देखते हैं तो एक दंती, द्विदंती, बहुदंती। उसमें फिर सबसे पहले हम देखेंगे एक दंती लिगेंड। ओके, एक दंती लिगेंड, किसकी बात कर रहे हैं? लिगेंड की। लिगेंड में भी पहले एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड। लिगेंड के प्रकार हैं, लिगेंड के प्रकार हैं। तो लिगेंड के प्रकारों में एक दंती, द्विदंती, बहुदंती इस तरीके से आते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे केवल एक दंती लिगेंडों की। ठीक, तो एक दंती लिगेंड किनको कहेंगे हम? दाता परमाणु के एक परमाणु को, है ना, जो दाता परमाणु होता है संकुल में, उसके किसी एक परमाणु से केवल जब एक बार ही लिगेंड जुड़ता है तो उसे हम एक दंतुर लिगेंड कहते हैं या दंती लिगेंड कहते हैं। एक ही किसी इसके साथ जो है वह जुड़ेगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? एक दंती लिगेंड। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ उदासीन लिगेंडों की। हमने ऋणात्मक लिगेंड देख लिए थे, चलो फिर ऋणात्मक लिगेंड की ही बात कर लेते हैं पहले, फिर अपन उदासीन देख लेंगे, फिर धनायन वाले देख लेंगे। धनायन वालों की संख्या कम है हमारे पास, ऋणात्मक वालों की ज्यादा है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऋणात्मक वालों की। ऋणात्मक वाले जिसको हम क्या कहेंगे? एनायंस लिगेंड कहेंगे। क्या? एनायन। क्या कहेंगे अपन? एनायन। ऋणात्मक वाले लिगेंड, ऋणात्मक आवेश वाले लिगेंड। ठीक, ऋणात्मक लिगेंड ही लिख देता हूं। ऋणात्मक
लिगेंड। ठीक। F माइनस जो होता है इसे हम कहते हैं फ्लोरो। क्या कहेंगे? फ्लोरो। F माइनस जो होगा इसे हम कहेंगे फ्लोरो। क्लियर? Cl माइनस जो होगा इसे हम कहेंगे क्लोरो। क्या कहेंगे? क्लोरो। क्लोरो। ठीक। वैसे ही Br माइनस जो होगा, ब्रोमीन है ये, ब्रोमीन से बन जाता है क्या? ब्रोमो। क्या कहेंगे इसे? ब्रोमो कहेंगे। ओके। इसी प्रकार OH माइनस जो होगा, ठीक, इसे कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको हम? हाइड्रोक्सो। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सो। ठीक, ये कहलाएगा हाइड्रोक्सो। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास I है, उसके ऊपर में माइनस है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। I है, इसके ऊपर में हमारे पास माइनस है, इसको कहेंगे हम आयोडो। क्या बोलेंगे? आयोडो। ठीक। इसी प्रकार हमारे पास अगर Cn माइनस है तो इसको कहेंगे हम साइनो। क्या कहेंगे? साइनो। साइनो। ठीक, आपको इनके नामों को ध्यान रखना है। साइनो। ओके। O2 माइनस है, हम इसको कहेंगे ऑक्सो। क्या कहेंगे? ऑक्सो। ओके। अगर हमारे पास SO4 2 माइनस है तो हम इसको कहेंगे सल्फेटो। क्या कहेंगे? सल्फेटो। 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है तो हम इसको कहेंगे सल्फेटो। ओके। यदि हमारे पास NO2 1 माइनस है तो हम इसको कहेंगे नाइट्रो। क्या पढ़ेंगे इसको? नाइट्रो। क्या? नाइट्रो। ओके। ठीक है, ये हो गया नाइट्रिक। अगर हमारे पास ONO1 माइनस है तो इसको हम पढ़ेंगे नाइट्राइटो। ठीक।